गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग आज चर्चा करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमी-जॉब्सन का। तो कल पीजी-जॉब्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स की चर्चा किए थे। उसमें था, पहला पॉइंट था लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। इसमें है हाई स्पेसिफिसिटी। हाई स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिक से बना है। इसका मतलब केमी-जॉब्सन्स आर हाईली स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब एक पार्टिकुलर एडजॉर्बेंट के साथ ही एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया करेगा जिसके साथ वो केमिकल बॉन्ड बना सकता है। आई मीन जिसके साथ केमिकल रिएक्शन हो सकता है। तो केमिकल रिएक्शन जैसे ऑक्सीजन का, मोस्ट ऑफ द मेटल के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, मेटल का ऑक्साइड बनता है। इसका मतलब ऑक्सीजन का किसी मेटल के साथ केमी-जॉब्सन हो सकता है। सिमिलरली हाइड्रोजन का ट्रांजिशन मेटल के साथ, जैसे कि आयरन के साथ, निकेल के साथ, टाइटेनियम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। हाइड्राइड फॉर्मेशन के लिए मेटल, ट्रांजिशन मेटल का हाइड्राइड, तो वहाँ केमी-जॉब्सन होगा। इसका मतलब है ऐसा नहीं कि आँख मूंद के कोई भी किसी के साथ केमी-जॉब्सन कर लेगा। स्पेसिफिक है जिसके साथ उसका केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है, यानी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है, वहीं पर केमी-जॉब्सन होगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं हाईली स्पेसिफिक होता है केमी-जॉब्सन। टर्म है हाई स्पेसिफिसिटी। दूसरा पॉइंट है इरिवर्सिबिलिटी। इसका मतलब होता है इरिवर्सिबल नेचर। तो अभी हम लोग चर्चा की कि केमिकल बॉन्ड बनता है, यानी केमिकल रिएक्शन होता है, यानी कंपाउंड बनता है। तो केमी-जॉब्सन इन्वॉल्व्स कंपाउंड फॉर्मेशन। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द केमी-जॉब्सन आर यूजुअली इरिवर्सिबल। अब बोलो सर यूजुअली इरिवर्सिबल क्यों बोले? क्योंकि कुछ रिएक्शंस रिवर्सिबल नेचर का होता है। मतलब जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट भी रिवर्स बैक होता है रिएक्टेंट में, वो केसेस अलग हो जाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट है सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया? जिस सॉलिड के सरफेस पर एडजॉर्प्शन होता है, जिसका नाम होता है एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया, तो जब एडजॉर्प्शन सरफेस पर होना है तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, मोर एंड मोर, उतना ही ज़्यादा एडजॉर्प्शन इंक्रीज करेगा। तो एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट। फिजिकल एडजॉर्प्शन में भी यही होता था। चौथा पॉइंट है इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। तो केमी-जॉब्सन का इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन बहुत हाई होता है। वैल्यू है 80 to 240 किलो जूल पर मोल, क्योंकि यहाँ केमिकल रिएक्शन होना है, यानी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होना है। ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमी-जॉब्सन। अब हम लोग चर्चा करते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसो माने सेम, थर्म माने टेम्परेचर, यानी सेम टेम्परेचर पर जो ग्राफ खींचा जाए, जो वेरिएशन नोट किया जाए, उसको एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। द वेरिएशन इन the amount of gas adsorbed, या फिर एडजॉर्बेंट भी कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड by the adsorbent with pressure at constant temperature. Can be expressed with the help of some curve यानी ग्राफ। वेरिएशन मैंने चेंज किस तरह से हो रहा है? क्या चेंज हो रहा है? अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब बाय द एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट के द्वारा जो अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब हो रहा है, उसमें किस तरह से चेंजेज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? प्रेशर के साथ, प्रेशर चेंज के साथ प्रेशर भी चेंज करते जाएंगे, और उसमें देखेंगे कि अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब किस तरह से चेंज हो रहा है। और लेकिन टेम्परेचर रखेंगे कांस्टेंट। तो जो इसी वेरिएशन को हम लोग ग्राफ के जरिए जब रिप्रेजेंट करते हैं, उसी का नाम होता है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। सेम टेम्परेचर है, इसलिए आइसोथर्म। अब है इस तरह का आइसोथर्म सबसे पहले फ्रीउंडलिच ने दिया। फ्रीउंडलिच, इसीलिए उसका नाम है फ्रीउंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रीउंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रीउंडलिच नाम के साइंटिस्ट ने 1909 में एक रिलेशनशिप दिया। इसने ही gave a relationship, empirical relationship between
रिलेशनशिप बिटवीन x by m एंड p। हम शॉर्ट में लिख दिया x by m। x by m क्या है? x इज द अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड और m क्या है? मास ऑफ द एडजॉर्बेंट। यानी अगर 5 ग्राम का कोई चारकोल का टुकड़ा है, 5 ग्राम ऑफ चारकोल का टुकड़ा है, टुकड़ा नहीं मतलब 5 ग्राम ऑफ चारकोल हमने लिया है कहीं एडजॉर्बेंट के रूप में, टुकड़ा से नहीं काम चलेगा, पाउडर फॉर्म ज़्यादा इफेक्टिव होता है एडजॉर्बेंट के रूप में। और मान लो इसने जो है मान लिया थोड़ी देर के लिए 1 ग्राम ऑफ गैस ऑफ ए गैस एडजॉर्ब किया, तो x का वैल्यू 1 ग्राम हो गया और इसका वैल्यू 5 ग्राम हो गया। और इसका मतलब है यूनिटरी मेथड से इसका मतलब 1 ग्राम अगर चारकोल लेते हैं तो 1/5 ग्राम ऑफ गैस एडजॉर्ब होता है। तो ये तो 1 ग्राम, इसका मतलब है x by m जो है कैलकुलेट करके जो निकाले हैं ये है पर यूनिट मास या पर यूनिट ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट है x by m। इसको कहते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। इसको दूसरे शब्द में कहते हैं अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड बाय यूनिट मास ऑफ द सॉलिड एडजॉर्बेंट। amount of the gas adsorbed by the unit mass of the solid adsorbent x by m। और इसका रिलेशनशिप इसके साथ प्रेशर के साथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, रिलेशनशिप बिटवीन इतना एंड इतना एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन्होंने दिया। और इसको जो रिलेशनशिप दिया उसने उसको दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। और इसीलिए उसको फ्रिंडलिच का एडजॉर्प्शन इक्वेशन भी कह सकते हो, फ्रिंडलिच का इक्वेशन भी कह सकते हो। तो क्या इक्वेशन था? x अपॉन m इक्वल टू k p टू द पावर 1 अपॉन n वेयर n इज ग्रेटर देन 1। n का वैल्यू 1 से ग्रेटर होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी तक हो सकता है, बट 1 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कि अभी तुरंत बताया x by m क्या है? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है। मतलब एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कैसे निकलेगा? जितना गैस एडजॉर्ब होगा उसका मास लिख दो, डिवाइडेड बाय एडजॉर्बेंट का मास लिख दो, डिवाइड कर दो। P is the pressure and K and N are the constant that depends on the nature of the adsorbent and nature of adsorbent। adsorbent माने गैस, adsorbent solid, adsorbent solid सब्सटेंस जिसके सरफेस पर एडजॉर्प्शन होना है, तो दोनों पर डिपेंड करता है दोनों पर। ठीक है, अब इसका अगर लॉगरिथम ले या एक ग्राफ जो उन्होंने खींचा था उस पर भी चर्चा करते हैं। पहले एक तरफ y एक्सिस में अगर हम लोग एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन खींचे हैं और इधर अगर प्रेशर के साथ ग्राफ खींचे हैं तो डिफरेंट टेम्परेचर पर ग्राफ का नेचर इस तरह से आया है, इस तरह से। ये 195 केल्विन का ग्राफ है, ये 244 का ग्राफ है और ये 273 केल्विन का ग्राफ है। इस ग्राफ को अगर देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, मान लो यहाँ पर है 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उस समय 273 केल्विन पर जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है यहाँ पर इसके यानी ग्राफ आएगा x by m का, यानी एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का वैल्यू इतना आ रहा है। और 244 केल्विन पर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है और 195 केल्विन पर इसी प्रेशर पर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब जितना टेम्परेचर लो है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एडजॉर्ब इज हाई। इसका मतलब क्या हुआ? एडजॉर्प्शन डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर हाई होने से एट ए कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर सेम रखते हैं यहाँ पर, ये लाइन का मतलब इसी प्रेशर पर हमने कैलकुलेट किया, इसी प्रेशर पर। ये मान लो 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मान लो 10 एटमॉस्फेयर या 10 बार प्रेशर है, सपोज से मान लिया, तो 10 बार पर ही लो टेम्परेचर पर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन हाई है, हाई टेम्परेचर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज किया और हाई टेम्परेचर और डिक्रीज किया। तुम लोग कह सकते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एट ए पार्टिकुलर प्रेशर। मैंने एकदम सपोज करो कि ये तो 10 बार है, हम कहते हैं चलो खुला एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसी पर अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो टेम्परेचर हाई होने से एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज करेगा। और ये बता दें, पहले एक बात पता छूट गया शायद, ये फ्रिंडलिच का जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है दिस इज एप्लीकेबल फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन। ये फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया।
फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए उन्होंने ये किया। अब यहाँ पर ये है कि अगर हम लोग लॉग ले लें इसका, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर हम लोग लॉग ले लें तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा लॉग एक्स अपॉन एम, और इधर जब लॉग लेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट है, हो जाएगा लॉग के प्लस लॉग पी टू द पावर 1 बाय एन। तो रूल है ये पावर जो होता है वो बाएं चला आता है। ये हो गया। अब यहाँ पर देखें तो ये इक्वेशन अगर हम गौर करें, ये तो वेरी करने वाला चीज़ है, तो अगर एक्स बाई एम वेरी करने वाला चीज़ है विथ प्रेशर चेंज करने पर, यानी वेरी करने वाला चीज़ प्रेशर है, प्रेशर वेरी करते जाओ, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वेरी करते जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, चूंकि ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्मल है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ग्राफ होता है, तो लॉग एक्स बाई एम का लॉग भी चेंज होगा, यानी ये वेरिएबल क्वांटिटी, इसको वाई ट्रीट करते हैं, इसको लॉग पी को हम लोग एक्स के रूप में ट्रीट करते हैं, इससे जो कोफिशिएंट रहता है उसको हम लोग वो कहते हैं एम एक्स, यानी स्लोप ऑफ द कर्व, और ये जो बचा अकेला जो कांस्टेंट टर्म है इसको सी के रूप में लिखते हैं। तो वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी, मैथमेटिक्स वाले को पता है, इसमें वाई और एक्स का ग्राफ खींचा जाता है, वाई और एक्स का ग्राफ खींचा जाता है, तो यहाँ पर एक्स के रूप में है लॉग पी और वाई के रूप में है लॉग एक्स अपॉन एम। इसका ग्राफ ऐसा पाया गया है, ग्राफ का नेचर इस तरह से स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन होता है, ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन के ही ग्राफ क्या है, इक्वेशन स्ट्रेट लाइन, इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस में जो की ओर जो चीज़ ड्रॉ किया जाता है ऑर्डिनेट बताया जाता है, इसको कहते हैं एब्सिसा, एक्स की ओर जो होता है वो एब्सिसा ऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ग्राफ का नेचर ऐसा आएगा, ग्राफ का नेचर इस रूप में आएगा। अब इसको एक्सट्रापोलेट करेंगे तो ग्राफ जहाँ पर वाई एक्सिस को जहाँ इंटरसेप्ट करता है, ये वाला वैल्यू होता है, ये वाला, ये सी बने लॉग के, तो लॉग के का वैल्यू हमको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस उससे लॉग के मिलेगा। और इसका जो स्लोप है, तो किसी भी ग्राफ का स्लोप लेने के लिए क्या है, किसी पॉइंट से वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, जो एंगल बनेगा इसका अगर 10 ले लो तो tan थीटा इक्वल टू, अगर ये p का नाम है, इसको अगर v कर दें तो p बाई वी tan थीटा, तो ये दिस गिव्स दिस स्लोप, और स्लोप विल बी इक्वल टू, स्लोप जो निकलेगा tan थीटा का वैल्यू वो इक्वल टू होगा 1 बाई m के, 1 बाई m ये कोफिशिएंट, जैसे यहाँ m है, m इज द स्लोप। तो चूंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया, ये प्रूफ है कि लैंगमोर ने जो इक्वेशन दिया था वो वैलिड, अगर नहीं आता तो कहते नहीं उसका इक्वेशन ऐसे ही एब्रप्टली दे दिया, उसका ग्राफ और उसका इक्वेशन सही नहीं। सो दिस इज वन। दूसरी बात क्या है, 1 बाई n का जो वैल्यू है ये रेंजेज बिटवीन 0 and 1, रेंजेज बिटवीन 0 and 1, 0 और 1 के बीच में 1 बाई n का वैल्यू आएगा। तो कब होगा, अगर n का वैल्यू एकदम ज़्यादा इन्फिनिटी हो तो ये 0 हो जाएगा, और n का वैल्यू 1 हो तो 1 बाई 1 हो जाएगा। यानी n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना है तो कम से कम तो 1 रखेंगे मिनिमम लिमिट में, और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है तो इन्फिनिटी जाएगा। और इसका प्रोबेबल वैल्यू जो आया है 1 बाई n का वो है 0.1 से लेकर 0.5 तक, ये प्रोबेबल रेंज उन्होंने एक्सपेरिमेंटली पाया था। इसका मतलब है ये जो इक्वेशन हमने लिखा है ये होल्ड्स गुड ओवर ए लिमिटेड रेंज ऑफ प्रेशर। इसका मतलब प्रेशर लिमिटेड रेंज ऑफ प्रेशर के लिए ही होल्ड गुड करता है। अब क्या है, अगर 1 बाई n का वैल्यू अगर हम लोग 0 रखें इस इक्वेशन में जो उसका ओरिजिनल इक्वेशन है लैंगमोर का, फ्रेंडलिच का, तो इफ n 1 बाई n इज 0, दैट इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन का नाम a दिए तो इक्वेशन a का रूप हो जाएगा x अपॉन a इक्वल टू k, और p टू द पावर 0 तो हो गया 1, यानी खत्म हो गया, यानी कांस्टेंट। सो x बाई m इज कांस्टेंट। सो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कांस्टेंट है, प्रेशर कितना भी चेंज करोगे बढ़ने वाला नहीं है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, कितना भी प्रेशर बढ़ाओ उसका वैल्यू k के बराबर है। और यदि एंड इफ 1 बाई n इक्वल टू 1, देन x अपॉन n इक्वल टू k और p टू द पावर 1, ये तो k हुआ। नियम है अगर कांस्टेंट को हटा दिया जाए तो प्रोपोर्शनल साइन होता है, यानी एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। एंड दीज कंडीशंस, ये जो कंडीशन है इसमें उन्होंने जो इक्वेशन उन्होंने दिया, किसने, फ्रेंडलिच ने,
एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के द्वारा सपोर्ट भी होता है, एक्सपेरिमेंटली भी ऐसा ही पाया गया है। और एक्सपेरिमेंटली एक चीज़ और पाया गया, ग्राफ पर भी थोड़ी देर पहले हमने मिटा दिया, तुम देखोगे हाई प्रेशर के एरियाज में, रेंज में जाकर दीज कर्व्स टेंड टू अप्रोच टू सेचुरेशन। सेचुरेशन क्यों हो जाता है, ग्राफ देखोगे आगे जाके सीधा हो जाता है, मतलब आप प्रेशर कितना भी बढ़ाइए उसका एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन x/m का वैल्यू इंक्रीज करने वाला नहीं है। इसका मतलब है इसका जो फ्रेंडली ने जो इक्वेशन दिया है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का, ये हाई प्रेशर पर फेल हो जाए, हाई प्रेशर पर फेल हो जाए। अब है एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। ये तो गैस की बात थी, अभी तक हम लोग जो भी एडजॉर्प्शन पढ़ रहे थे ये देख रहे थे कि गैस किस तरह से एडजॉर्ब होता है। अब हम लोग देखें एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। सॉल्यूशन फेज का मतलब अगर हमने किसी सॉल्यूट का को वाटर में या किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व करके सॉल्यूशन बना दिए हैं, हमारे पास कोई ऐसा सॉलिड है जो उसमें डाल दिए, तो उस सॉल्यूशन में से भी सब्सटेंस को एडजॉर्ब कर लेगा, उसको कहते हैं एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। तो कहते हैं सॉलिड्स कैन एडजॉर्ब सॉल्यूट। कोई सॉलिड डाल दिया जो एडजॉर्बेंट का काम कर रहा है, जैसे सिलिका डाल दिया, चारकोल डाल दिया, एडजॉर्बेंट है, वो कहता है सॉल्यूट को सॉल्यूशन में से एडजॉर्ब कर लेगा। उसका एग्जाम्पल क्या बता रहा है कि अगर एसिटिक एसिड और वाटर का सॉल्यूशन कहीं लिए हैं और एसिटिक एसिड मान लो 20% उसमें है, बाकी वाटर है, और उसमें चारकोल अगर रख देंगे तो थोड़ी देर के बाद हम लोग देखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज कर जाता है। मैंने एसिटिक एसिड का परसेंटेज 20 से कम हो जा रहा है। क्या हो रहा है, सम ऑफ द एसिटिक एसिड इज एडजॉर्ब बाय द चारकोल। इसका मतलब है एसिटिक एसिड तो पानी में मिला हुआ सॉल्यूशन के रूप में था और चारकोल ने उसमें से एसिटिक एसिड का एडजॉर्ब कर लिया। दूसरा एग्जाम्पल है लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन आइदर ब्लू कलर या रेड कलर का जनरली होता है, ब्लू या रेड होता है। उस सॉल्यूशन में भी अगर चारकोल डाल दे तो सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है, इसका मतलब ब्लू कलर को चारकोल क्या कर लिया, एडजॉर्ब कर लिया। ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कलरलेस होता है, वाइट होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अगर प्रिसिपिटेट बना रहे हैं अगर हम लोग, और मैग्नेशियम रिएजेंट जो होता है, मैग्नेशियम रिएजेंट इसका फॉर्मूला होता है C12H9N3O4। एक प्रकार का डाई है, डाई, इसको वायलेट डाई भी बोलते हैं। इसका कलर होता है येलो बिलो pH वैल्यू 11 और इसका वायलेट कलर होता है येलो बिलो pH 11 और वायलेट एबव pH 13 से ज़्यादा pH हो गया तो इसका कलर वायलेट। लेकिन अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के कांटेक्ट में आ जाए तो इसका कलर हो जाता है ब्लू। इसके कांटेक्ट में आ जाए, कांटेक्ट में, देन इट बिकम्स ब्लू। ये इसका क्वालिटी है, खास कैरेक्टरिस्टिक है। तो क्यों हो गया ब्लू, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रिसिपिटेट तो कब वाइट होता है, तो मैग्नीशियम उसमें एडजॉर्ब हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन से। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। ये बताता है कि सॉलिड्स जो है वो सॉल्यूट को सॉल्यूशन में से भी एडजॉर्ब कर सकता है। अब है क्या क्या ऑब्जर्वेशन नोट किया है साइंटिस्ट लोगों ने ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। क्या क्या व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस मेड, ऑब्जर्वेशंस क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हुए हैं, ऑब्जर्वेशंस मेड ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन, एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, फ्रॉम सॉल्यूशन तो पहला बात तो ये पहला पॉइंट दिया गया है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, जिसको x/m कहते हैं। ये कहते हैं डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे x/m डिक्रीज होगा। दूसरा पॉइंट x/m इंक्रीजेज with increase in surface area of the
ऑफ द एडजॉर्बेंट, सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट, जो जनरल रूल है, सरफेस एरिया छोड़ो, सरफेस एरिया छोड़ो, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, या ठीक है सरफेस एरिया, ओके सर, इंक्रीजेस विद द सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट, x by m depends on the concentration of solute in the solution, or x upon m depends upon the nature of adsorbate and adsorbate, दोनों के नेचर पर भी ये डिपेंड करता है x by m। ये सॉल्यूशन वाले केस में बता रहा है, गैस वाला तो जो था हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि इसका एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज का एक्चुअल मैकेनिज्म अभी क्लियर नहीं है। फिर भी कहता है कि फ्रेंडलिच का जो इक्वेशन है दैट अप्रोक्सीमेटली एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। तो कहता है अप्रोक्सीमेटली वही एक्सप्लेन करता है। अंतर इसलिए यहाँ आएगा कि उन्होंने जो इक्वेशन दिया था प्रेशर, उन्होंने प्रेशर यूज किया था, अब हम लोग यूज करेंगे कंसंट्रेशन, क्योंकि अब हम लोग सॉल्यूशन ले रहे हैं। और अकॉर्डिंगली अगर वैसा देखा जाए तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा x अपॉन n इक्वल टू k c1 टू द पावर 1 अपॉन n, वेयर c द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का मतलब जितना एडजॉर्प्शन हो सकता था, एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई, अब इससे आगे एडजॉर्प्शन नहीं हो रहा है, अभी नहीं, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन यानी कि व्हेन द एडजॉर्प्शन प्रोसेस इज कंप्लीट, ठीक है। अब इसका अगर लॉगरिथम ले लें तो log x अपॉन m इक्वल टू इसका log k प्लस 1 अपॉन n log c। फिर अगर ग्राफ खींचे हम यहाँ पर, इधर log x अपॉन m और इधर log c का, और इफ द गेट स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब दिस इज वैलिड, और ऐसा पाया गया है इसलिए यह वैलिड है, ठीक है। तो इतना ही चर्चा है। अब हम लोग चर्चा करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन इन डे टू डे लाइफ का सकते हो, उपयोगिताएं क्या? एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन की एप्लीकेशन क्या? तो पहला है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंटेनर का एयर अगर बाहर निकालना है तो भी यूज वैक्यूम। तो वैक्यूम पंप से मोस्ट ऑफ द एयर कम आउट फ्रॉम द कंटेनर। किसी भी कंटेनर या वेसल से ज़्यादातर एयर बाहर हो जाते हैं, लेकिन हमको लगता नहीं जो थोड़ा बहुत एयर रह गया वो भी निकल जाना चाहिए। देन व्हाट डू वी डू? एक चारकोल या कोई भी एडजॉर्बेंट उसमें डाल देंगे तो रेस्ट जो थोड़ी बहुत अमाउंट में जो एयर है उसको वो एडजॉर्ब कर लेगा और अंदर पूरा वैक्यूम हो जाएगा, यानी हाई वैक्यूम हो जाएगा। दूसरा है गैस मास्क। ये क्या है? खास करके कोल माइंस में पॉइजनस गैस बहुत ज़्यादा निकलता है, तो गैस मास्क जब हम पहनेंगे तो ये जो है इसके अंदर जो एडजॉर्बेंट यूज होगा वो एडजॉर्बेंट उस पॉइजनस गैस को एडजॉर्ब कर लेगा, और हम लोग जो एयर इनहेल करेंगे उसमें पॉइजनस गैस नहीं जाएगा। डिटेल्स में अगर हम लोग जाएंगे तो जानते हैं कि जो पॉइजनस गैस होता है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, इजीली लिक्विफाइबल होता है और वो पहले एडजॉर्ब हो जाता है। तीसरा पॉइंट है कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। कहीं ह्यूमिडिटी है किसी रूम में या कहीं बंद कमरे में या कहीं, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, वहाँ एडजॉर्बेंट डाल देंगे, एडजॉर्बेंट को जो है सो मॉइस्चर को एडजॉर्ब कर लेगा, ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो जाएगी। चौथा पॉइंट है, सब कितना लिखेंगे बस खाली बोल देते हैं। चौथा पॉइंट है रिमूवल ऑफ कलर्ड मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन। जैसे गुड़, राव शुगर में कलर्ड मैटर है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो उसमें एनिमल चारकोल डाल देंगे, पूरा कलर्ड मैटर को वो एडजॉर्ब कर लेगा। पांचवा है हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस में क्या होता है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जनरली गैस हो या सॉल्यूशन के रूप में वो सॉलिड सरफेस के सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाता है।
उससे चलते वहाँ का उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और वहाँ का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। कैटेलिस्ट का काम ही है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना, ठीक है। जैसे कि अमोनिया के फॉर्मेशन में आयरन कैटेलिस्ट के रूप में काम करता है, उसके सरफेस पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आकर एडजॉर्ब होते हैं और वहाँ से अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए पहले हमको SO2 और O2 को मिलाकर SO3 बनाना पड़ता है, वहाँ भी वेनेडियम पेंटॉक्साइड नाम का कैटेलिस्ट यूज होता है। सिमिलरली ऑयल का जब हाइड्रोजनेशन करते हैं तो निकेल कैटेलिस्ट काम करता है। ये हो गया। छठा पॉइंट है क्या, इनर्ट गैसेस का सेपरेशन। सारे इनर्ट गैसेस का एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन सेम नहीं है, तो जब उसमें हम लोग एडजॉर्बेंट अगर पर्टिकुलर एडजॉर्ब यू अप्लाई करेंगे तो अलग अलग गैसेस अलग अलग टाइम इंटरवल पर एडजॉर्ब होगा और सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद है डिजीज क्योर करने में, तो आप लोग का जो जर्म्स, जो ड्रग्स यूज होता है, तो ड्रग्स क्या होता है, जर्म्स जो हार्मफुल बैक्टीरिया या जर्म्स है उसके सरफेस पर जाकर वो एडजॉर्ब हो जाता है और उसको बैक्टीरिया को या जर्म्स को किल कर देता है, मार देता है और हम लोग का बीमारी ठीक, हम लोग की बीमारी ठीक हो जाती है। उसके अलावा एक वो है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, हम लोग आगे पढ़ेंगे, शायद सिलेबस से हट गया है। सल्फाइड ओर का जो हम लोग कंसंट्रेशन करते हैं सल्फाइड ओर का, उसमें ओर में पाइन ऑयल और वाटर का सॉल्यूशन मिलाकर और फिर एक दो केमिकल मिलाकर हम लोग उसका सॉल्यूशन बना देते हैं बढ़िया से झाग, और उसमें झाग होता है और जो सल्फाइड ओर है दैट गेट्स एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द पाम ऑयल, और फिर ऑयल के साथ यानी झाग के साथ अलग हो जाता है, तो वहाँ भी सेपरेट करने में। फिर एक है एडजॉर्प्शन इंडिकेटर या कुछ करके है एक नाम, वो देखो। उसमें है कि सिल्वर हेलाइड में एक विशेषता होती है कि अगर जब उसको हम लोग टाइट्रेशन कर रहे होते हैं तो ईओसिन फ्लोरोसिन नाम का कुछ केमिकल है, उसके कॉन्टेक्ट में आने से उसका कलर चेंज होता है और उससे एंड पॉइंट का पता चलता है, उसका डिटेल्स में मिल जाएगा। और एक तो ये है क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस हम लोग पढ़े हैं, क्रोमेटोग्राफिक में भी एडजॉर्प्शन के हिसाब से डिफरेंट कंपोनेंट सेपरेट होता है। तो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन दैट वी हैव डिस्कस्ड, और विद दिस वी फिनिश एडजॉर्प्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके।